हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास ना। और हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो हुई थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है, हम लोगों ने इसको समझा था। और क्या यानी गुणसूत्र में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है घटती है या बढ़ती है, दोनों ही कंडीशन में वही क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। यानी गुणसूत्र का बढ़ना या घटना क्या कहलाया, गुणसूत्रीय विकार कहलाया। और हम लोगों ने कई प्रकार के गुणसूत्र देखे, कई प्रकार के हम लोगों ने गुणसूत्रीय विकार देखे। जैसे कि हम लोगों ने ये समझा था कि कितने गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोगों ने समझा था कि 23 जोड़े, कितने, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना। और अगर बात की जाए तो ये गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। अगर कह सकते हैं तो कितने, तो 46 होते हैं ना। और अगर बात की जाए यहीं पर गुणसूत्र की, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि कितने, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ऑटोक्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। एक जोड़ा क्या होता है, एक जोड़ा, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। और उसके बाद 22 जोड़े जो होते हैं वो कितने, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोक्रोमोसोम्स कहलाते हैं। 22 जोड़े क्या है, यानी कितने, 22 जोड़े की बात की जाए यानी 44 गुणसूत्र, एक जोड़े की बात की जाए यानी 2 गुणसूत्र। यही क्या होती है, इसी में अगर ये घटते बढ़ते हैं तो यही क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। यानी अगर पूछा जाए ऑटोक्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो क्या कहेंगे, 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोक्रोमोसोम्स होते हैं। एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी 2 गुणसूत्र। ठीक है। और हम लोगों ने क्या समझा था, इसी में ऑटोक्रोमोसोम्स में यानी ऑटोसोम्स में होने वाले विकार, ऑटोसोम्स में जो होने वाले विकार हैं उसमें हम लोगों ने कितने विकार देखे थे। एक हम लोगों ने देखा था डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा था पटाऊ सिंड्रोम। और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा था एडवर्ड सिंड्रोम। और चौथे नंबर पर हम लोगों ने देखा था कैट काई सिंड्रोम, कैट काई सिंड्रोम। अच्छा, हम लोगों ने इतने प्रकार के जो सिंड्रोम देखे थे, यानी इसी में क्या था कि इसी को एक और नाम से जानते हैं। अगर वही नाम जो है हम लोगों को कंफर्म हो जाए तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस मतलब कौन से नंबर वाले पे गुणसूत्र पे जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। और हम लोगों ने जो डाउन सिंड्रोम देखा था ये कब, और ये क्या है, ये सबके नाम है, ये सबके नाम है, इन्होंने ही क्या है, इसका कह सकते हैं कि इसकी खोज की थी। और अगर डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसे ट्राइसेमी 21 कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसेमी 21। यानी 21वें नंबर गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम क्या होता है, 21वें नंबर गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र जुड़ने के कारण होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक गुणसूत्र जुड़ जाता है, इसीलिए इसे ट्राइसेमी क्या है, ट्राइसेमी गुणसूत्र बोलते हैं, ट्राइसेमी बोलते हैं, या तो कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। हमने क्या समझा कि डाउन सिंड्रोम ये क्या है, ये ऑटोक्रोमोसोम्स के अंतर्गत आते हैं, ऑटोसोम्स के अंतर्गत। और इसमें 4 आते हैं, डाउन, पटाऊ, एडवर्ड, डाउन हो गया, पटाऊ हो गया, एडवर्ड हो गया, कैटक्राई हो गया। अच्छा, इतनी बात हो गई। अगर कैटक्राई की बात करेंगे तो कैटक्राई मतलब क्या होते हैं, जब बच्चे जो होते हैं जब रोते हैं तो उनकी कैसी आवाज आती है, बिल्ली जैसी आवाज। अभी हम इसको भी समझते हैं। ठीक है। और सारी जो है क्लास, ये पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, एक बार बस हम लोग हल्की नजर से क्या है रिवाइज कर ले रहे हैं। पटाऊ सिंड्रोम की बात होगी तो यहाँ पर जो है पटाऊ सिंड्रोम होता है, ये ट्राइसेमी, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइसेमी, ट्राइसेमी 13। ठीक है। इसे ट्राइसेमी 13 बोलते हैं। 13वें नंबर गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम एक क्या होता है, एक गुणसूत्र जुड़ जाता है। यहाँ पर भी 47 हो गया, यहाँ पर भी 40 क्या है, ये देखिए, ये तो बात हो गई, यहाँ पर भी 47 हो गया। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ट्राइसेमी 18 बोलते हैं किसे, 18 बोलते हैं किसे, एडवर्ड सिंड्रोम को, एडवर्ड सिंड्रोम को ट्राइसेमी 18 बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक गुणसूत्र क्या होता है, जुड़ जाता है, और पूरे कितने होते हैं, 47 हो जाते हैं। यानी जो 18वें नंबर पर गुणसूत्र है वहां पर एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है, एक और ऐड हो जाता है, तो उसी पूरे गुणसूत्र की संख्या 46 है। और क्या होता है, एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो वो क्या हो गया, वो कितना हो गया कि 46 से कितना हो गया कि 47 हो गया। ठीक है। और कैट क्राई सिंड्रोम की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे 5p माइनस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 5p माइनस।
माइनस कहते हैं। यानी जो पांचवा नंबर गुणसूत्र होता है उसके एक मतलब क्या होती है, एक कमी हो जाती है, एक कमी हो जाती है, और इसीलिए कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग को फिर से हम लोग समझते हैं क्या है कि देखिए ऑटोक्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 होते हैं। ठीक है, जो जोड़े में होते हैं, और 22 होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, और हम लोगों ने क्या समझा, जो 22 गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। एक जोड़ा क्या होता है, वो क्या होता है कि 6 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये जो इसमें इसमें गुणसूत्र विकार होते हैं, जो ऑटोसोम्स में होने वाले विकार हैं ये 4 हैं। एक डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, और कैट क्राई सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम को हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, तो पटाउ सिंड्रोम को हम लोग क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम को हम लोग ट्राइसेमी 13 कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम में यानी एक गुणसूत्र क्या होता है, 13वें नंबर पर जो होता है वो पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जब एक और जुड़ जाता है तो इसीलिए क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम की बात आएगी तो 18वें नंबर वाले गुणसूत्र में क्या होती है, दिक्कतें आती हैं, यानी एक गुणसूत्र वहां पर ऐड हो जाता है। कैट क्राई में इसे 5 माइनस कहते हैं, यानी एक क्या होता है, एक माइनस हो जाता है कैट क्राई वाले सिंड्रोम में। ठीक है, और ये ऑटोसोम्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं किसकी, तो ये बात करते हैं एक इसमें 6 क्रोमोसोम की। इसमें कौन कौन से आते हैं, टर्नर आता है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आता है, और क्या आता है, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर थर्ड नंबर पर जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। ठीक है, हमने क्या समझा, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और क्या होता है कि जैकब सिंड्रोम होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी गुणसूत्र क्या इतने नंबर पर तो नहीं बढ़ते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से होता है। अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होता है इसमें एक क्या होता है, एक और, ये अक्सर अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे ये अक्सर किसमें होता है, महिलाओं में, महिलाओं में, यानी इस किसमें होता है, टर्नर सिंड्रोम में अक्सर महिलाओं में होता है। और आप लोग जानते ही हैं कि ये जो एक्स एक्स होता है इसमें महिला का क्या होता है, महिलाओं में एक एक्स जो होता है वो नहीं होता है, एक एक्स नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में एक एक्स नहीं होता है, और इसकी वजह से इसकी संख्या कितनी होती है कि 45 होती है, कितनी होती है, 45 होती है। तो आप लोगों ने समझा कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम में जैसे कि ये एक जोड़ा मतलब ये 6 क्रोमोसोम है, एक जोड़े होते हैं, लेकिन अगर महिलाओं में एक्स एक्स होता है ना, और जो मतलब अगर पुरुषों की बात की जाए तो वहां पर एक्स वाई होता है। तो जो एक्स एक्स होता है इसमें इनका क्या होता है, एक जोड़ा, यानी एक्स एक्स में एक जोड़ा नहीं होता है, सिर्फ एक्स होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी टर्नर सिंड्रोम और किसमें होता है, महिलाओं में होता है, और इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो इसमें क्या होता है, ये भी सब क्या है, ये सब अनुवांशिक बीमारी है। एक ऐसी अनुवांशिक स्थिति है कि क्या होता है कि जिसमें लड़का जो होता है वो एक्स गुणसूत्र के साथ क्या होता है कि जन्म लेता है, यानी लड़का लड़के में क्या होता है कि एक्स एक्स गुणसूत्र जो होते हैं वो होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक्स गुणसूत्र है तो उसके अंदर जो है मतलब आप कह सकते हैं कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई होता है, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया। ठीक है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है ना, तो एक्स वाई होता है, और यहाँ पर एक्स एक्स वाई हो गया पुरुषों में। तो इससे क्या होगा कि लड़कों में इसके कुछ लड़कियों के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। चलिए बात करते हैं जैकब सिंड्रोम की। तो जैकब सिंड्रोम जो होता है इसमें इसे किस नाम से जाना जाता है, एक्स वाई वाई ना, इस सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई वाई जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि यह पुरुषों में एक्स वाई के बजाय एक वाई यहाँ पर और ऐड हो जाता है, यहाँ पर एक्स ऐड हो गया था, यहाँ पर एक वाई और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये जैकब सिंड्रोम हो गया। चलिए हम लोगों ने बात की ऑटोसोम्स की और 6 क्रोमोसोम की। अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्विंस चाइल्ड, यानी ये ट्विंस चाइल्ड क्या होता है इसको समझेंगे। ट्विंस चाइल्ड इसको देखेंगे,
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीने महिला क्या है, एक अंडाणु को निषेचित करती है। क्या अगर बात की जाए तो प्रत्येक महीने महिला कितने, एक अंडाणु को निषेचित करती है ना, एक अंडाणु को निषेचित करती है। और पुरुष क्या होता है कि यदि पुरुष के साथ, यानी आप कह सकते हैं कि यदि जो है वो पुरुष से मिल जाता है तो गर्भधारण हो जाता है। यानी कि प्रत्येक महिला जो है एक अंडाणु को निषेचित करती है। अगर ये पुरुष के शुक्राणु से ये मिल जाता है तो क्या होता है कि महिला जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्भधारण, यही होता है, तो गर्भधारण हो जाता है, यानी एक नए कोष का निर्माण होता है ना। तो निषेचन प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। तो प्रत्येक महीने महिला जो है एक अंडाणु को निषेचित करती है, और ये, और अगर कह सकते हैं ये पुरुष के शुक्राणु से मिल जाता है तो गर्भधारण हो जाता है, और यदि यही दो अंडाणु बन जाए, यही जो होता है कभी, मतलब देखिए ये तो नियम है, ये तो ईश्वर की देन है, इसमें कोई कम ज्यादा वो तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे तो नियम है कि एक अंडाणु को निषेचित करती है प्रत्येक महीने महिला, लेकिन अगर यदि यही क्या हो जाए, यदि यही दो अंडाणु बन जाए और शुक्राणु से निषेचन हो जाए, अगर यही जो है दो अंडाणु बन जाए और किससे हो जाए, शुक्राणु से क्या हो जाए, शुक्राणु से निषेचन हो जाए। अगर शुक्राणु से निषेचन हो जाए तो क्या कहलाएगा, तो ट्विंस चाइल्ड होते हैं। ठीक है, हमने क्या समझा, ट्विंस चाइल्ड क्या होते हैं। देखिए हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। ट्विंस चाइल्ड क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीने, हर महीने जो है महिला जो है सिर्फ एक अंडाणु को क्या करती है, निषेचित करती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर मतलब हर महीने महिला जो है एक अंडाणु को निषेचित करती है, और अगर पुरुष के शुक्राणु से मिल जाता है तो क्या है, महिला जो है वो गर्भधारण कर लेती है। यानी वही कहते हैं कि माँ, मतलब महिला जो है वो गर्भवती है, हम लोग ऐसा ये जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महिला जो है वो मतलब जो एक अंडाणु निषेचित करती है वो दो हो जाए। ठीक है, दो अंडाणु बन जाए और शुक्राणु से क्या हो कि मिल जाए, यानी निषेचन की प्रक्रिया हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ट्विंस हो जाएगा। अभी तक तो एक हो रहा था, अगर दो हो गया तो क्या हो जाएगा, कि ट्विंस हो जाएगा। ठीक, इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं ट्विंस चाइल्ड को। चलिए देखते हैं ये ट्विंस। एक होता है, इसको दो पार्ट में हम लोग करके पढ़ेंगे, एक होता है समरूपी ट्विंस, एक होता है असमरूपी, यानी कह सकते हैं असमरूपी ट्विंस। ठीक है, समरूपी ट्विंस और असमरूपी ट्विंस। ये समरूपी ट्विंस क्या होता है और असमरूपी ट्विंस क्या होता है, यानी इसमें क्या होगा, चेहरा जो होता है, कभी कभी आप लोग देखते हैं ना कि मतलब कहते हैं कि बिल्कुल हूबहू क्या है, चेहरा भी एक जैसा है, जो समरूपी यानी समान रूप होगा। तो आप कह सकते हैं समरूपी में कि चेहरा जो होगा, चेहरा एक जैसा होता है। एक अंडाणु से निषेचन हुआ, एक अंडाणु से निषेचन हुआ और कोशिका विभाजन हुआ तो, और कोशिका विभाजन हुआ तो ट्विंस होगा। ठीक है, और दोनों के यहाँ पर जो हो गए ना, दोनों के यहाँ पर लिंग भी क्या होंगे, वो भी समान होंगे। दोनों के लिंग भी क्या होंगे,
समान होंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा, जो ट्विंस होते हैं ये कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है समरूपी ट्विंस होता है, दूसरा क्या होता है, असमरूपी ट्विंस। यहाँ पर चेहरा समान होगा, चेहरा भी एक जैसा होगा। यहाँ पर बातें आएंगी, एक अंडाणु से क्या होगा, निषेचन प्रक्रिया होगी, और क्या होगा, एक ही अंडाणु से निषेचन प्रक्रिया होती है और क्या है, लेकिन कोशिका विभाजन के दौरान क्या होते हैं, वो ट्विंस हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे असमरूपी में, तो यहाँ पर जब क्या है, अप्राकृतिक रूप से कह सकते हैं कि जब अप्राकृतिक रूप से क्या होता है कि रूप से अंडाणु दो बने। जब अप्राकृतिक रूप से क्या हो सकता है कि अंडाणु जो है दो बने, तो क्या होगा, दोनों शुक्राणु से निषेचन होगा, बने तो क्या होगा, दोनों शुक्राणु से निषेचन करेंगे, दोनों शुक्राणु से निषेचन होता है। दोनों की झिल्लियां भी अलग रहेंगी, दोनों की झिल्लियां भी अलग होंगी। और क्या होगा कि अलग अलग होती हैं, इसका रंग लिंग क्या होगा, रंग भी होगा अलग, लिंग भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। चेहरा भी असमान होगा, चेहरा असमान, ठीक है। और यहाँ पर हमने, अब चलिए इसको समझते हैं, जैसे कि क्या होगा, समरूपी ट्विंस में समरूपी समान, इसमें क्या होगा, देखिए एक अंडाणु से सिर्फ क्या होता है, एक अंडाणु से निषेचन प्रक्रिया हो रही है, यानी एक अंडाणु है और यहाँ पर कह सकते हैं शुक्राणु जो ये है, इस तरीके से आप कह सकते हैं ना, ये शुक्राणु है, ठीक है। इसी से क्या है, निषेचन प्रक्रिया हो रही है और यहाँ पर एक ही झिल्ली में क्या है कि यहाँ पर जो है ये बनते हैं ना, एक ही झिल्ली में दो बन जाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर असमरूपी में, तो यहाँ पर क्या होगा कि दो, मतलब क्या है, दो अंडाणु से निषेचन प्रक्रिया हुई, दो अंडाणु से क्या है कि निषेचन प्रक्रिया हुई, ठीक है, ठीक। इस तरीके से दो अंडाणु से क्या है, निषेचन प्रक्रिया हो रही है। अब जब दो अंडाणु से निषेचन प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी जो क्या होगा, यहाँ पर भी झिल्ली भी दो बनेगी ना, और दो क्या है, मतलब अलग अलग, यहाँ पर लिंग भी जो होंगे ये असमान होंगे, चेहरा भी असमान होगा, सब कुछ क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अंडाणु का निर्माण जैसा कि हम लोग जानते हैं कहाँ पर होता है, यानी ओवरी में, यानी क्या कह सकते हैं, डिंब ग्रंथि में। अंडाणु का अगर पूछा जाए कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ओवरी में, यानी क्या होता है, डिंब ग्रंथि में बनते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन, अगर संयोजन से क्या होती है, निषेचन प्रक्रिया होती है। इतना हम लोगों ने समझा। अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, ओवरी में, यानी आप कह सकते हैं कहाँ पर होता है कि डिंब ग्रंथि में, ओवरी में, ठीक है, ओवरी में, ठीक। अगर बात की जाए यहाँ पर कि ओवरी में, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए अंडाणु अगर जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है, यानी कह सकते हैं डिंब ग्रंथि में होता है, ठीक है। और अगर जो शुक्राणु जो होता है, इसी से शुक्राणु, यही जो है अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन जो है निषेचन प्रक्रिया होगी, तो क्या होता है कि गर्भधारण होता है, और इन्हीं के जो निषेचन प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, या ये दोनों जो होते हैं अंडाणु शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक। अंडाणु क्या हो, मतलब कहाँ इनका निर्माण होता है, शुक्राणु कैसे, और कितना हर महीने कितना है महिला जो है एक अंडाणु का निषेचन, मतलब एक अंडाणु को कह सकते हैं कि निषेचन करती है। ये सब चीजें हम लोगों ने समझा। समान रूपी कैसे बनते हैं, जब कोशिका विभाजन में वो अलग होते हैं तो क्या होते हैं, ये समान रूपी होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, कभी कभी जो ऐसा होता है, जो ईश्वर जो प्राकृतिक रूप से तो हर महीने महिला जो है वो एक अंडाणु का निषेचन करती है, लेकिन कभी ऐसे हो गया कि जो है वो दो अंडाणु का निषेचन की, तो दो शुक्राणु से उसका निषेचन प्रक्रिया हुआ, ठीक है। और दो शुक्राणु से निषेचन प्रक्रिया होने के दौरान क्या हुआ कि दो, मतलब आप जो झिल्ली आप लोगों ने समझा होगा, और हम लोग क्या है इसको पढ़ेंगे, एम्यूनेटिक सेक ना, वो होता है कि जो उसकी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं सेक, और जो होता है जो अंदर सब कुछ मतलब द्रव पदार्थ भरा होता है, जो बच्चों को क्या करते हैं, जिसमें बच्चा रहता है ना, तो उसमें अगर इसमें बेबी रहता है और उसको क्या बोलते हैं, एम्यूनेटिक
फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि वो एमनियोटिक से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने समझा निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है। और हर महीने जो है महिला जो है एक अंडाणु का निषेचन करती है, लेकिन कभी अप्राकृतिक रूप से जो है कभी ऐसा हो गया कि 2 अंडाणु का निषेचन हुआ, तो दो शुक्राणु से अगर निषेचन प्रक्रिया हुई तो क्या होगा कि जब 2 शुक्राणु से निषेचन प्रक्रिया होगी तो असमान रूपी क्या होंगे कि क्योंकि सब कुछ अलग बनेगा, वहां पर क्या है झिल्ली भी अलग बनेगी, सब कुछ बच्चा जो है वो अलग अलग बनेगा, तो क्या है वहां पर लिंग भी अलग हो सकता है, चेहरा भी असमान हो सकता है, सब कुछ असमान होगा। लेकिन समान रूपी में क्या हो रहा था कि एक ही अंडाणु से निषेचन प्रक्रिया होती, लेकिन कोशिका विभाजन के दौरान क्या हो रहे थे, वहां पर अलग हो जा रहे थे। तो एक ही झिल्ली में क्या होते थे कि 2 बच्चे होते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने इतनी चीजें समझी। अब हम लोग क्या है एक बार देखेंगे गर्भाधान या निषेचन। क्या देखेंगे? गर्भाधान या निषेचन। गर्भाधान या निषेचन, चलिए इसको समझते हैं। ये गर्भाधान या निषेचन क्या होता है? पुरुष शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोग से, किससे? पुरुष के शुक्राणु, और अगर बात की जाए स्त्री के अंडाणु, पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोग से एक किसका? नए जीव का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो नए जीव का विकास होता है, और यही विकास प्रारंभ होता है। अंडाणु का निर्माण सिर्फ कहाँ पर होता है? हमने इसको भी समझा कि अगर पूछा जाए कि अंडाणु का निर्माण तो कहाँ पर होता है? ओवरी में। कहाँ पर होता है अंडाणु का निर्माण? ओवरीज में। ओवरीज में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ओवरीज में होता है। यानी ओवरीज को क्या बोल सकते हैं कि डिंब ग्रंथियों में, यानी डिंब ग्रंथियों में अंडाणु का निर्माण होता था। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? अगर पूछा जाए तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? टेस्टिस में, यानी पुरुषों के वृषण में। किसको बोलते हैं? वृषण। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है कि ओवरीज में होता है, यानी डिंब ग्रंथि बोलते हैं। और अगर पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो पुरुषों के टेस्टिस में होता है, यानी आप कह सकते हैं कि वृषण में इसका निर्माण होता है। ठीक है, और अगर क्या होगा, यही शुक्राणु और अंडाणु के संयोग होगा, तो यानी एक हम लोगों ने तो इतना समझा कि हर महीने जो है महिला जो है एक अंडाणु का निषेचन करती है, यानी इसका ओवरी का और किसका? वृषण का, यानी जो है टेस्टिस का। अब जो शुक्राणु किसका? तो ये अंडाणु का और किसका? शुक्राणु का। इसकी क्या है? निषेचन प्रक्रिया हुई। ठीक है, तो अगर अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं कि निषेचन प्रक्रिया यहाँ पर होती है, तो क्या होगा कि गर्भाधान होता है। गर्भाधान, या इसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। शिशु का विकास यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, हम लोगों ने क्या समझा? गर्भाधान और निषेचन क्या है? पुरुष का शुक्राणु जो होता है वो कहाँ पर होता है? टेस्टिस में। उसका निर्माण अगर बात की जाए तो टेस्टिस में होता है, यानी वृषण बोलते हैं। ठीक है, और स्त्री के अंडाणु, यानी जहाँ पर क्या है अंडाणु, यानी नए जीव का जहाँ पर विकास होता है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ओवरीज में होता है। इन दोनों का क्या है, जब अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं वो मिल जाते हैं तो क्या होता है? गर्भाधान होता है। ठीक है, यही इसी को क्या कहेंगे? निषेचन प्रक्रिया कहेंगे। और यहीं से शिशु के विकास की प्रक्रिया जो होती है वो आरंभ हो जाती है। अंडाणु और शुक्राणु की रचना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बात की जाए यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु की रचना, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होती हैं। स्त्री अंडाणु का आकार जो होता है वो गोल होता है। अंडाणु का आकार कैसा होगा? अंडाणु का आकार जो होगा वो कैसा होता है? गोल होता है ना। आकार जो होता है वो गोल तथा सूक्ष्म होता है। और इसकी परिधि की बात की जाए तो इसकी परिधि क्या है? 125 ना, 125 मिली mm। ठीक है, 125 mm होती है। और इसी के ऊपर क्या होता है? एक सुरक्षात्मक आवरण लगा होता है। सुरक्षात्मक आवरण
चढ़ा होता है या होता है। आवरण के अंदर खाद्य पदार्थों का क्या कह सकते हैं, इसी के ऊपर, और आवरण के अंदर खाद्य पदार्थों की क्या होती है, एक तह होती है। क्या होती है, आवरण के अंदर जो आवरण है उसी के अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थों की तह होती है, जिससे इसका पोषण होता है। ठीक, हम लोगों ने क्या समझा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु की रचना अलग अलग होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर अंडाणु को देखेंगे तो ये कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, और कितनी 125 mm होती है, और क्या होती है, इसकी सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है, इसके ऊपर जो अंडाणु है इसके ऊपर क्या होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण लगा होता है, और इसी के ऊपर जो इसके अंदर क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की एक तह जो होती है वो होती है, जिससे जिससे क्या होता है, इसका यानी इसका जो होता है इसका पोषण होता है, जिससे क्या होता है, इसका पोषण होता है। और भीतर जो होता है, अगर भीतर की बात की जाए तो भीतर क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। जो अंडाणु का क्या होता है, यही केंद्रक जो होता है ये महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है, किसका, तो अंडाणु का महत्वपूर्ण भाग है। प्रतिमाह स्त्री के अंडाशय में काफी मात्रा में क्या है, अगर बात की जाए तो काफी मात्रा में कह सकते हैं कि अंडाणु बनते हैं, किंतु प्रतिमाह जो है केवल एक अंडाणु उसमें से परिपक्व होते हैं। मतलब बनते तो कई हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, एक अंडाणु उसमें से क्या होते हैं कि परिपक्व होते हैं, और अंडाणु स्वयं जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते। ठीक, हमने क्या समझा कि प्रतिमाह जो है कई अंडाणु जो होते हैं, प्रतिमाह की जो है यहाँ पर बात की जाए अगर तो एक केवल जो होते हैं, एक अंडाणु जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं, एक अंडाणु परिपक्व होते हैं। ठीक है, परिपक्व होते हैं, और अंडाणु स्वयं जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। तो इतनी सारी प्रक्रिया हम लोगों ने समझी कि अंडाणु जो होते हैं उसके ऊपर क्या है, अंडाणु के ऊपर जो होती है एक सुरक्षात्मक परत लगी होती है, और उसके अंदर जो होता है वो कह सकते हैं खाद्य पदार्थों का एक आवरण होता है, और उसके भीतर भी क्या होता है, केंद्रक, जो कि एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भाग है, किसका, तो अंडाणु का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इतना तो हम लोगों ने समझ ही लिया है कि प्रतिमाह जो होते हैं मात्र एक अंडाणु जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं, और वही जो है एक अगर शुक्राणु से मिल गया तो क्या होती है, निषेचन प्रक्रिया के दौरान वही क्या होता है कि गर्भधारण हो जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रथम अवस्था, अंडाणु एवं शुक्राणु का संयोग। सबसे अगर पूछी जाए प्रथम अवस्था क्या है, तो इनका संयोग है, यानी संभोग क्रिया के दौरान जब लाखों की संख्या में ये यहाँ पर प्रथम अवस्था क्या है, तो प्रथम अवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो है क्या है, अंडाणु और एवं कह सकते हैं शुक्राणु ना, अंडाणु एवं शुक्राणु, जब यही क्या है कि इसी का संयोग, इसी का कह सकते हैं का संयोग, इसी का संयोग जो है यही प्रथम अवस्था है। ठीक है, प्रथम अवस्था यही है कि अंडाणु और शुक्राणु का संयोग, और इतना तो हम लोगों ने ही समझ लिया कि इनका जो है मतलब मिलना या निषेचन होना, निषेचन प्रक्रिया होना क्या है, उसके बाद की जो स्थिति है वही क्या कहलाती है, गर्भधारण कहलाती है। हम लोगों ने ट्विंस भी समझा कि कैसे ट्विंस बनते हैं, कभी कभी समान रूपी ट्विंस होते हैं, कभी कभी असमान रूपी ट्विंस होते हैं। जब जो है क्या है, जो अंडाणु जो दो परिपक्व हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि दो अंडाणु जो होते हैं, कभी कभी मतलब ऐसे तो एक ही होते हैं, लेकिन कभी ईश्वर जो है, कभी ऐसी कोई कंडीशन हो गई कि दो अंडाणु जो होते हैं परिपक्व हो जाते हैं, और निषेचन प्रक्रिया जो होती है वो दो शुक्राणु से हो गई, और क्या हो गया, तो दो बच्चे जो होते हैं वो असमान रूपी बच्चे होते हैं। लेकिन जब एक ही अंडाणु से होता है ना और निषेचन प्रक्रिया, और क्या होता है कि वहां पर कह सकते हैं कि एक ही अंडाणु से निषेचन प्रक्रिया हुई, लेकिन कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान वो अलग अलग हो गए, तो वही क्या कहलाते हैं, भले ही कोशिका विभाजन के दौरान अलग अलग हो गए, तो वहां पर समान रूपी ट्विंस जो होते हैं वो होते हैं। तो हम लोगों ने प्रथम अवस्था देखी कि अंडाणु एवं शुक्राणु के संयोग का यही क्या कहलाता है, यानी अगर इसी में बात की जाए तो संभोग प्रक्रिया के दौरान, या कह सकते हैं संभोग क्रिया के दौरान जब जो है शुक्राणु लाखों की संख्या में, शुक्राणु जो है, शुक्राणु लाखों की संख्या में ना स्त्री की योनि में पहुंचते हैं, स्त्री के योनि में पहुंचते हैं, तो इनमें से केवल एक शुक्राणु ही परिपक्व होकर अपनी क्या होता है, सिर्फ क्या होगा, एक शुक्राणु, क्या होगा, एक शुक्राणु ही परिपक्व होकर
ही परिपक्व होकर अपनी गतिशीलता के द्वारा धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे अपनी गतिशीलता के द्वारा धीरे धीरे क्या होगा कि आगे गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है, आगे गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है, गर्भाशय की ओर क्या होता है बढ़ने लगता है तथा स्वस्थ शुक्राणु के संभोग के बाद, क्योंकि और सब तो खत्म हो जाते हैं, और सब जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि आगे की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। और क्या होता है स्वस्थ शुक्राणु के संभोग के बाद क्या है एक घंटे की अवधि में गर्भाशय पार करता हुआ की अवधि में क्या है गर्भाशय पार करता हुआ कह सकते हैं कि पहुंच जाता है। ठीक, हमने क्या समझा प्रथम अवस्था, चलिए देखते हैं इसको। हमने क्या समझा कि जैसे कि संभोग प्रक्रिया के दौरान अंडाणु जो है वो स्त्री के कह सकते हैं कि योनि मार्ग से मतलब वहां पर लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और सब क्या होते हैं सब रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही होता है कि जो मतलब कह सकते हैं कि मतलब आप कह सकते हैं उसको शक्तिशाली बोल सकते हैं, एक ही होता है जो क्या होता है कि गर्भाशय की तरफ क्या होता है कि वो धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ बढ़ने लगता है और 1 घंटे के अंदर क्या है वो गर्भाशय को पार करता हुआ क्या है 1 घंटे की अवधि में गर्भाशय को पार करता हुआ स्त्री के अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है तो अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंच जाता है। और अब यदि वहां इसे परिपक्व शुक्राणु मिल जाता है, अरे कह सकते हैं कि यदि वहां इसे परिपक्व अंडाणु मिल जाता है ना, क्या मिलता है अंडाणु मिल जाता है तो तेजी से उसके समीप ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो तेजी से उसके समीप पहुंच जाता है और गर्भाधान वहीं पर क्या होता है ये कह सकते हैं कि गर्भाधान द्वारा निर्धारित होने मतलब वहीं पर आप कह सकते हैं कि वो निषेचित हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया वहीं पर हो जाती है। वो दोनों क्या होते हैं कि मिल जाते हैं और वहीं पर इसीलिए तब क्या होता है कि गर्भाधान हम लोग कहते हैं कि गर्भाधान हो गया, यानी वो उनके मिलने से उनके संयोग से ये स्थिति बनती है। ठीक, हमने तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। अब आगे हम लोग देते हैं गर्भाधान द्वारा होने वाले ये तो प्रथम अवस्था हो गई। गर्भाधान द्वारा होने वाले तत्व संतान के लिंग व संख्या निर्धारण। अब कैसे जो है कि संतान अलग अलग होते हैं, कैसे सब कुछ ये हम लोग समझेंगे। तो गर्भाधान की प्रक्रिया के पश्चात क्या है डिंब, यानी डिंब क्या है गर्भाधान की प्रक्रिया के पश्चात डिंब जो है कह सकते हैं जायगोट का निर्माण होता है। और यही पूछा था ना कि गर्भाधान आप कह सकते हैं कि किसके प्रक्रिया के दौरान, तो गर्भाधान की प्रक्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है तो जायगोट का निर्माण होता है। डिंब के कह सकते हैं डिंब के निर्माण से पूर्व है ना, ये डिंब के निर्माण होता है। डिंब के निर्माण से पूर्व डिंब के निर्माण से पूर्व सिंचित ना अंडाणु में कुछ परिवर्तन होते हैं, यानी जब इसको संचित मतलब आप कह सकते हैं सींचा जाता है तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसको क्या है कि अंडाणु में कुछ परिवर्तन होते हैं। किसमें परिवर्तन होते हैं अंडाणु में कुछ परिवर्तन होते हैं जब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक मिलते हैं। किसके मिलते हैं अंडाणु के और शुक्राणु के किसके मिलते हैं केंद्रक। जब अंडाणु के और शुक्राणु के क्या होते हैं केंद्रक आपस में मिलते हैं तो डिंब में कितने 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं 46 जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। जबकि शुक्राणु और अंडाणु के परिपक्वीकरण के बाद 23 इधर से आते हैं और 23 जो होते हैं बाद ये 23 रह जाते हैं। ठीक है, अगर ये जो मतलब 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं लेकिन इनके परिपक्व के बाद कितने 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रत्येक उत्पादक कोष के कितने भाग होते हैं, यानी कह सकते हैं जो
प्रत्येक उत्पादक कोष के। और इसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा भी है कि इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य आवरण। तो प्रत्येक उत्पादक कोष के 3 प्रत्येक उत्पादक कोष के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। चलिए हम लोगों ने समझा प्रत्येक उत्पादक कोष के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो पहला होता है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। और अभी हम लोगों ने तीसरे नंबर पर केंद्रक को हम लोगों ने समझा है, ठीक है। केंद्रक हो गया। और यह जो है यह उत्पादक कोषों की महत्वपूर्ण संरचना है। क्या केंद्रक क्या है, और इसको हम लोगों ने समझा था कि ये एक केंद्रक जो है ये महत्वपूर्ण भाग है किसकी, उत्पादक कोषों की, उत्पादक कोषों की महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है। कोषों की महत्वपूर्ण संरचना है, कोषों की महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है। यह उत्पादक कोषों की क्या है, महत्वपूर्ण संरचना है। केंद्र के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए केंद्र के अंदर क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये प्रोटीन की बनी कैसी धागेदार संरचना होती है, किसकी बनी, तो प्रोटीन की। ये जो गुणसूत्र होते हैं किसके बने होते हैं, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन बने होते हैं और कैसी होती है, तो धागेदार, धागेदार संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक उत्पादक कोशिका यानी कह सकते हैं जितनी उत्पादक कोशिकाएं हैं, यानी अंडाणु, अंडाणु कह सकते तथा शुक्राणु में, शुक्राणु में, शुक्राणु में कितने 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, ठीक है। कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़े के रूप में केंद्रक में विद्यमान होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े के रूप में केंद्रक में विद्यमान होते हैं। ये क्रोमोसोम बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। इतना तो हम लोगों ने जाना ही। हमने क्या समझा, प्रत्येक उत्पादक कोष के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक बाह्य आवरण होता है, दूसरा जीव द्रव्य होता है, तीसरा क्या होता है, केंद्रक। और केंद्रक क्या है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं ना। इसी के अंदर, केंद्र के अंदर कोषों का महत्वपूर्ण संरचना है, और इसी केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वो गुणसूत्र कैसे होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और इनकी इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, धागे की तरह होती है ना। प्रोटीन के बने होते हैं, धागे धागे की तरह होती है, धागेदार होते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से कितने 46 ना गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये कितने, तो सिर्फ कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, तो ये जो होते हैं 23 जोड़े के रूप में पाए, 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। जबकि शुक्राणु और अंडाणु के परिपक्वीकरण के बाद हमने क्या समझा, ये कितने 23 जोड़े होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। और यही 23 जोड़े जो होते हैं किसका, तो बच्चे के लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और अगर पूछा जाए कि लिंग का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा होता है, तो पुरुष के द्वारा, पुरुष के ना, पुरुष के। क्योंकि महिला में जो होता है, महिला में XX पाया जाता है, ठीक है, और पुरुष में XY पाया जाता है। अगर एक XX मिलता है तो क्या होता है कि लड़की का जन्म होता है। अगर XY मिलता है तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। ये सब तो कॉमन चीजें हैं, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जीन्स को किसका अनुवांशिकता का वाहक बोलते हैं, अगर पूछा जाए तो जीन्स को किसका बोलते हैं, अनुवांशिकता का वाहक बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए कुछ देखते हैं कि गर्भावस्था के लक्षण एवं क्या है समस्याएं। गर्भावस्था के लक्षण और क्या समस्याएं। चलिए अब देखते हैं क्या कि गर्भावस्था के लक्षण जब क्या है। अब तो मतलब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जो है वो गर्भधारण हो गया, ठीक है। अब उस टाइम क्या लक्षण आते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, इसको समझते हैं। तो गर्भावस्था के लक्षण की बात करेंगे एवं क्या है, एवं समस्याएं। तो गर्भावस्था के लक्षण एवं समस्याएं की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं और समस्याएं। देखिए कुछ अगर किया जाए तो कुछ तो प्राथमिक लक्षण होते हैं जो कि स्त्री क्या होती है कि स्वतः क्या करती है, प्राथमिक लक्षण कुछ होते हैं वो महसूस कर सकती है। और कुछ जो होते हैं वो आप कह सकते हैं सेकेंडरी लक्षण होते हैं।
चलिए प्रथम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक लक्षण की बात करेंगे। प्राथमिक लक्षण की बात करेंगे तो इसमें प्राइमरी अगर सिम्टम की बात करेंगे तो पहला क्या है, पीरियड का ना आना। किसका, तो पहला जो है वो पीरियड का न आना, ये तो पहला लक्षण हो गया कि पीरियड का ना आना ये क्या है, और जो कि स्वतः क्या है कि ये अपने से जो होती महिलाएं जो होती है इसका खुद मतलब परीक्षण कर सकती हैं, खुद समझ सकती हैं पीरियड का ना आना, ये प्रथम है। ठीक है, और क्या है दूसरे नंबर पर बात की जाएगी तो जी मचलाना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये भी स्वतः अनुभव कर सकती हैं कि जी मचलाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पर बात आएगी तो वैषयिक लक्षण, ये तो हो गई। अब चलिए बात करते हैं वैषयिक लक्षण की बात की जाएगी। वैषयिक लक्षण, इन्हें परीक्षण द्वारा जाना जा सकता है। ये तो प्राथमिक लक्षण हो गए कि पीरियड का नहीं आना, जी मचलाना, और क्या है, अब वैषयिक लक्षण की बात आएगी तो इसमें क्या होगा, ये किसकी इस परीक्षण जो इसको मतलब जांच कराई जाएगी उसके द्वारा ये क्या होते हैं, सामने आते हैं वैषयिक लक्षण। और इसमें क्या होते हैं कि कुछ होते हैं कि इन्हें परीक्षण द्वारा जाना जाता है। चेहरे में परिवर्तन, चेहरे में भी परिवर्तन होता है, चेहरे में परिवर्तन होता है। उसके बाद बात करेंगे कि स्तनों के आकार में परिवर्तन, स्तनों के आकार में परिवर्तन। उसके बाद क्या है, मासिक धर्म रुकना, मासिक धर्म रुकना, जी मचलाना। और ये अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये मासिक धर्म से ये प्रथम 5 माह में होते हैं, प्रथम 5 माह के लक्षण होते हैं। क्या, मासिक धर्म रुकना, और क्या होता है, जी मचलाना, और स्तनों के आकार में परिवर्तन, स्तनों के आकार में परिवर्तन। उसके बाद क्या है कि पेट के आकार, पेट का बढ़ना ना, भ्रूण की सक्रियता। उस टाइम क्या है, चौथे मंथ से आप देखेंगे कि कुछ क्या है, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अपने आप आभास होने लगता है, और क्या होती है कि उसमें भ्रूण की सक्रियता कुछ समझ में आने लगती है। और क्या होता है कि बार बार क्या है, क्योंकि वजन बढ़ रहा है, पेट का आकार बढ़ रहा है, और क्या होता है पेट पर नीचे जो होती है वो दबाव आता है, तो इसीलिए क्या होता है बार बार मूत्र त्याग, क्या है कि बार बार मूत्र त्याग। अब ये तो प्रथम 5 माह के लक्षण हो गए। चलिए अंतिम 5 माह की देखते हैं। उसमें क्या होता है कि अंतः उदरदायी जो होते हैं वो रक्तचाप में वृद्धि, और क्या होता है कि अंतिम 5 माह के लक्षण की बात करेंगे तो अंतः उदरदायी रक्तचाप में वृद्धि, अंतः उदरदायी रक्तचाप में वृद्धि। और बात करेंगे उसके बाद कि हल्का होने का अनुभव, यानी बोलते हैं लाइटिंग ना। अब ये अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे तो क्या होता है, जब जो होता है जब अंतिम महीने आते हैं, यानी कह सकते हैं 8वां महीना चल रहा होता है, तो ऊपर से ना देखिए जो अनुभवी महिलाएं होती हैं वो कहती हैं अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऊपर से क्या होता है कि मतलब पेट जो होता है वो ऊपर से छोड़ता है, नीचे की तरफ क्या होता है बच्चा वो आता है, उसी को बोलते हैं लाइटिंग की प्रक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइटिंग की प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं, यानी अंतर उदरदायी रक्तचाप में वृद्धि। और क्या होता है, हल्का होने का अनुभव, हल्का होने का अनुभव। ठीक है, और क्या मतलब क्या होती है, ये सब चीजों में परिवर्तन आने लगते हैं। और उस टाइम क्या है कि देखिए कि बीपी वगैरह भी जो है वो घबराहट होने लगती है, और महाप्राचीरा पेशी पर पड़ने वाले दबाव में वृद्धि होती है। इन सब में क्या होती है कि वृद्धि होने लगती है। अंतिम 5 माह के लक्षण है ये। ठीक है, हमने क्या है स्टार्टिंग के 5 माह देखे और अंतिम। अच्छा, अब यह है कि हम लोगों ने क्या समझा कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनका क्या होता है कि निषेचन प्रक्रिया होती है, कैसे ट्विंस बनते हैं, समान रूपी कैसे बनते हैं, कैसे असमान ट्विंस बनते हैं। हम लोगों ने इतनी चीजें समझी। ठीक, अब हम लोग क्या समझेंगे, क्या होते हैं गर्भपात। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वतः ही गर्भपात हो जाता है, कभी कभी किसी कारण से जो होते हैं वो करवाना पड़ता है ना, कहते हैं कि अबॉर्शन करवाना पड़ता है। लेकिन जो स्वतः कारण से होते हैं, किस अवस्था तक, किस मंथ तक होते हैं कि वो गर्भपात कहे जाते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसको देखते हैं। तो गर्भपात और विफल प्रयास, क्या देखते हैं कि गर्भपात और क्या है विफल प्रयास, विफल
प्रयास। तो गर्भपात और विफल प्रयास की बात करेंगे तो गर्भाधान के पश्चात कितने, तो गर्भाधान के पश्चात कितने मंथ बाद, तो कितने मंथ बाद, 24 से 28 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह, कितने, 24 से 28, यानी 24 से 28 सप्ताह भी कह सकते हैं कि 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति गर्भ की समाप्ति 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति क्या कहलाती है, कि गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, समाप्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, कि गर्भपात है, गर्भपात है, ठीक है, गर्भपात है। और इस अवधि में भ्रूण में स्वतंत्र रूप से, इस अवधि में भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं रहती, जीवित रहने की क्षमता नहीं रहती है। हमने क्या समझा कि गर्भपात और विफल प्रयास क्या है, गर्भाधान के पश्चात कितने सप्ताह, तो 24 से 28 सप्ताह, यानी 24 से 28 सप्ताह, यानी आप कह सकते हैं कि करीब जो है 6 मंथ या 7th मंथ, ठीक है। तो 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, गर्भपात कहलाता है। कितने सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह के लिए उपयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है, इसमें क्या होता है, बच्चों में खुद में दिक्कत होती है कि बच्चे जो होते हैं वह इस अवधि में भ्रूण जो में स्वतंत्र रूप से क्या होती है, जीवित रहने की क्षमता नहीं होती है, यही क्या कहलाती है, कि गर्भपात कहलाती है, ठीक। गर्भाधान में कितने सप्ताह, तो गर्भाधान के पश्चात 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, कि गर्भपात कहलाता है। आगे देखते हैं, ये तो हो गई गर्भपात। अब कारण इसका देखेंगे, किस कारण से जो होता है कि गर्भपात होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्भाशय का स्थान चुस्त होना, क्या है, गर्भाशय का स्थान अगर क्या होगा, चुस्त होगा, यानी टाइट होगा, चुस्त होना। और क्या हो सकता है कि हृदय रोग हो ना, हृदय रोग हो या कोई अन्य रोग हो, ठीक है, कोई अन्य ऐसी बीमारी हो जिससे को मतलब बीमारी खतरा हो, तो भी क्या होती है, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। हृदय रोग हो, रक्त की कमी हो, रक्त की कमी हो, कोई गुप्त रोग हो, ठीक है, और कोई आरएच फैक्टर हो, ठीक है, श्वास संबंधी रोग हो, श्वास संबंधी रोग हो, रक्त की कमी हो, हमने क्या देखा कि रक्त की कमी हमने समझा। और क्या है, भ्रूण का विकृत होना, और क्या है, संवेगात्मक आघात, और रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न होना, रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न होना। और क्या कह सकते हैं कि नाड़ियों के तीव्र उद्दीपन से विटामिन ए की कमी, किसकी, विटामिन ई की कमी, ठीक है। और क्या हो सकता है कि फॉलिक एसिड की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, मतलब ये सब दिक्कतें होने से क्या हो सकता है कि गर्भपात की ये सब कारण बन सकते हैं। कोई बीमारी हो, कोई गुप्त रोग हो, या प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी हो, या ब्लड की कमी हो, या कह सकते हैं कि भ्रूण का विकृत होना, भ्रूण जो है वो सही से निर्माण नहीं हो, मतलब बहुत सी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि ऐसी कंडीशन बन सकती है। कब से कब तक, तो कितने सप्ताह के भीतर, तो 24 सप्ताह से
28 सप्ताह के भीतर। कितने? 24 से, क्या कहा हमने स्टार्टिंग में, कितने देखा है? 24 से 28 सप्ताह के भीतर अगर ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है तो इसके लिए जो प्रयोग किया शब्द है उसी को बोलते हैं गर्भपात बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं गर्भपात के प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं गर्भपात के प्रकार। गर्भपात के प्रकार, तो गर्भपात के प्रकार में देखेंगे तो इसमें कई प्रकार आते हैं। क्या होते हैं? संभाव्य, और ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, संभाव्य गर्भपात ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर है अनिवार्य, अनिवार्य गर्भपात। थर्ड नंबर पर है पूर्ण, पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, और क्या है कि कह सकते हैं अपूर्ण को क्या बोलते हैं? लुप्त भी बोलते हैं, लुप्त गर्भपात। और क्या बोलते हैं कि अपूर्ण गर्भपात हो गया, पूर्ण गर्भपात हो गया। अपूर्ण को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? अप्राप्त, अप्राप्त या किसको? लुप्त, लुप्त गर्भपात होता है। प्रेरित, प्रेरित गर्भपात होता है। सेप्टिक, सेप्टिक गर्भपात होता है। आदतन, आदतन गर्भपात होता है। चिकित्सीय, चिकित्सीय गर्भपात होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा? कितने? तो ये नौ प्रकार के जो होते हैं गर्भपात, उसको हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सा समझ लें क्या है संभाव्य गर्भपात, यानी क्या होता है यदि गर्भावस्था में कितने, तो हम लोगों ने समझा कब से? 24 से 28 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह की अवधि में क्या है कि योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है। कितने? इतने सप्ताह के भीतर अगर योनि मार्ग से रक्तस्राव, रक्तस्राव होने लगता है, होने लगता है। कितने? तो अगर रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होना संभव है। ठीक है, फिर भी आप सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और क्या है डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्या है, अगर आप चाहें तो इस स्थिति को क्या कर सकते हैं कि मतलब बरतने गर्भपात के क्या होता है, गर्भपात को रोका जा सकता है। ये ऐसी कंडीशन है कि संभावना है कब से? 24 माह के 24 सप्ताह के 28 सप्ताह के भीतर क्या होता है कि योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है। तो अगर आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, आराम करिए, और क्या है कि डॉक्टर से परामर्श लीजिए, तो ऐसी और रेस्ट करने से क्या होती है, इसकी संभावना जो होती है, गर्भपात की संभावना यहाँ पर रोकी जा सकती है। ये तो हो गई संभाव्य गर्भपात की, कि 24 से 28 सप्ताह से योनि मार्ग से क्या होता है कि रक्तस्राव होने लगता है, और तो गर्भपात होना संभव होता है। फिर भी सावधानी बरतने से गर्भपात को रोका जा सकता है। बस मात्र इतना ही याद करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनिवार्य गर्भपात की। तो यहाँ पर होता है इसमें योनि मार्ग से, इसमें योनि मार्ग से, अनिवार्य गर्भपात में इसमें योनि मार्ग से रक्तस्राव, रक्तस्राव के साथ ही नियमित पीड़ादायक गर्भाशयी संकुचन होने लगता है, संकुचन होने लगता है। इसमें क्या होती है? ग्रीवा विस्फारित हो जाती है। इसमें ग्रीवा विस्फारित हो जाती है। रक्तस्राव की मात्रा अधिक हो जाती है, रक्तस्राव की मात्रा अधिक हो जाती है। रक्त जो होते हैं वो चमकीले लाल रंग के थक्कों सहित निकलते हैं। रक्त कैसे होंगे? रक्त जो होंगे वो चमकीले होंगे और लाल रंग के थक्के होंगे, लाल रंग के थक्के ना सहित निकलता है।
सही निकलता है। और इसमें जो होती है कि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। हमने क्या समझा, दो गर्भपात देखे। गर्भपात के हम लोगों को 9 प्रकार पढ़ने हैं, जो कि हम लोगों ने देखा एक संभाव्य गर्भपात होती है। इसमें संभावना है कब से 24 से 28 सप्ताह के भीतर क्या होता है कि रक्तस्राव होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि महिलाओं को अगर क्या है जो मतलब गर्भवती है वो आराम करें, डॉक्टर से परामर्श लें, दवा करें और आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, तो इसको रोका जा सकता है। लेकिन अनिवार्य, ये क्या है, अनिवार्य है। इसमें क्या होता है कि योनि मार्ग से रक्तस्राव के साथ क्या होता है कि नियमित पीड़ादायक जो होता है गर्भाशयी संकुचन होता है, होने लगता है। इसमें ग्रीवा जो होती है विस्फारित हो जाती है और क्या होता है अपना स्वतः ही क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि स्वतः ही गर्भपात हो जाती है और रक्तस्राव की मात्रा इसमें अधिक हो जाती है। रक्त चमकीले रंग के और थक्के के सहित निकलते हैं और इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें अक्सर जो होती है कि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं यहीं पर पूर्ण गर्भपात और अपूर्ण गर्भपात, ये देखना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि पूर्ण गर्भपात यानी गर्भाशय का संपूर्ण ये बात करेंगे किसकी, तो पूर्ण गर्भपात की। तो गर्भाशय का संपूर्ण पदार्थ पूरी तरह क्या होता है कि पूरी तरह बाहर निकल जाता है, पूरी तरह बाहर निकल जाता है। इसके बाद दर्द कम तथा रक्तस्राव भी कुछ दिनों बाद ही बंद हो जाता है। रक्तस्राव कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है। तो हमने क्या समझा, संभाव्य हमने समझा और अनिवार्य समझा। इसमें क्या है कि जो मतलब बहुत ज्यादा दर्द होती है और क्या हो सकता है कि अनिवार्य में जो इसमें हम लोगों ने समझा कि गर्भाशयी पीड़ादायक क्या होती है, गर्भाशयी संकुचन होती है ना, गर्भाशयी संकुचन होती है और इसमें क्या होता है कि ग्रीवा जो होती है वो विस्फारित होती है। इसी वजह से क्या होता है पूर्ण मतलब आप कह सकते हैं अनिवार्य गर्भपात ये फिक्स होता है। और इसमें बच्चा मतलब जो होता है भ्रूण जो होता है वो मतलब आप कह सकते हैं कि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर पूर्ण गर्भपात में हम लोग देख रहे हैं कि गर्भाशय का संपूर्ण पदार्थ जो होता है वो पूरी तरह जो होता है वो गर्भाशय का संपूर्ण पदार्थ वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है दर्द कम हो जाता है और स्वतः ही क्या है कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद ब्लड भी जो होता है वो भी आना बंद हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं पूर्ण गर्भपात। ठीक है, अच्छा यहीं पर देखते हैं कि अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात की बात करेंगे तो अपरा प्लेसेंटा, अपरा क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाए, यानी अपूर्ण ये क्या है पूरी तरीके से ये नहीं बाहर निकला है, तो अगर इसका जो होता है प्लेसेंटा का कुछ भाग कहाँ, गर्भाशय में रह जाए, अगर इसका कुछ भाग जो है वो गर्भाशय में रह जाता है तो अपूर्ण गर्भपात होता है। तो अपूर्ण गर्भपात होता है। इसमें सेप्टिक भी होता है, इसमें सेप्टिक ही ये क्या होते हैं, इसे सेप्टिक ही हो सकता है, इसमें सेप्टिक ही हो सकता है। रक्तस्राव तीव्र भी हो सकता है, रक्तस्राव क्या होता है कि तीव्र भी हो सकता है और क्या होता है कि तथा विषाक्तता होने का भय रहता है, ठीक है। और स्त्री को सदमा भी लग सकता है, स्त्री को सदमा तथा रक्तदान की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब ये बहुत कंडीशन एक बहुत खराब है, क्योंकि इसमें पूरा जो है मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी चीजें क्या होती है बाहर नहीं निकलती, भ्रूण के साथ कुछ चीजें अपरा यानी प्लेसेंटा का कुछ भाग जो होता है वो गर्भाशय में रह जाता है। इसको बाद में क्या है कि
क्लीन करवाना पड़ता है और रह जाता है, तो ये अपूर्ण गर्भपात होता है। और इससे क्या होती है, अंदर जो होती है वो सड़न भी बन जाती है। ये बहुत ही मतलब कहते हैं कि बहुत ही खराब कंडीशन है। और इसमें क्या होता है, सेप्टिक भी होता है, रक्तस्राव भी क्या होता है, विषाक्तता भी होने का भय रहता है। जाहिर सी बात है, कोई अंदर कोई चीज बची रह गई और उसमें क्या होती है कि वो सड़न हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, विषाक्तता होने का भय रहेगा। ठीक है, और विषाक्तता होने का भय रहता है। स्त्री क्या होता है, स्त्री को सदमा भी लग सकता है, और सदमा भी उसकी कंडीशन खराब होने की मतलब ब्लड वगैरह भी कमी उसको दिख सकती है। तो यहाँ पर काफी कंडीशन देखने को मिलती है। और इस स्थिति में क्या होता है, स्त्री को बेहोश करके क्या होता है कि गर्भाशय को साफ किया जाता है। और अब क्या होता है कि गर्भाशय को साफ किया जाता है और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। हमने संभाव्य देखा ना, 24 से 28 सप्ताह के भीतर क्या होता है कि संभाव्य उसमें क्या है, उसको मतलब अगर ब्लड दिखने लगे, ब्लड अगर आए तो क्या है, मतलब अगर जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उनको आराम मतलब वो क्या है रेस्ट करें, तो ऐसी कंडीशन को क्या होता है कि सुधारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अनिवार्य में इसमें क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, गर्भाशयी संकुचन होता है। और क्या होता है कि कह सकते हैं कि गर्भाशयी संकुचन होता है, इसमें ग्रीवा क्या होती है, विस्फारित होती है। और ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पूर्ण में हमने देखा कि गर्भाशय का संपूर्ण पदार्थ, पूरा पदार्थ क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है, दर्द भी कम हो जाता है और क्या होगा कि ब्लड भी कुछ दिनों बाद आने बंद हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अपूर्ण देखते हैं। हमने क्या देखा नेक्स्ट, अपूर्ण गर्भपात। इसमें क्या होता है, अपरा यानी प्लेसेंटा का कुछ भाग जो होता है वो महिला के अंदर रह जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि भ्रूण की मृत्यु हो गई तो भ्रूण जो होता है वो बाहर निकल गया, लेकिन कुछ भाग जो है वो प्लेसेंटा का वो गर्भाशय में रह गया। तो जब वो रह जाता है तो वहां पर क्या होती है, वो सड़न होने लगती है, यानी विषाक्तता होने लगती है। और इसे क्या होती है कि मतलब बहुत दर्द भी होता है और विषाक्तता होने लगती है। और क्या है कि ब्लड वगैरह की कमी हो सकती है, महिला जो है वो सदमे में जा सकती है। मतलब बहुत सी खराब कंडीशन है। और इनमें क्या होता है, महिला को क्या किया जाता है कि उसकी गर्भाशय को क्या होता है कि साफ किया जाता है और अस्पताल में क्या होता है कि महिला को भर्ती कराया जाता है। ये ऐसी कंडीशन है। ठीक, ये क्या हो गई अपूर्ण। अब बात करते हैं अप्राप्त यानी लुप्त गर्भपात। और ये जो अगर अप्राप्त और लुप्त की बात करेंगे ना, तो ये भी क्या होती है, मतलब इसमें भी क्या होता है कि अप्राप्त और लुप्त में, इसमें भी महिला को क्या होती है, ये भी बहुत खराब कंडीशन है। इसमें कभी कभी महिला को जो होता है ना पता नहीं चलता। अभी देखिए मतलब जब अब जो प्रेग्नेंट वुमेन जब जाती है हॉस्पिटल, तो जब डॉक्टर चेक करती है ना, तो डॉक्टर चेक करती है तो वो मतलब वो चेक करते हैं सब कुछ। और खुद क्या होता है उस टाइम कंडीशन ऐसी रहती है कि अगर जो है बच्चा बिल्कुल भी हलचल ना करे तो अजीब तरीके से दर्द होने लगता है और घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। लेकिन अगर जो ये लुप्त गर्भपात है, यानी इसमें महिला को पता भी नहीं चलता, इसीलिए मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो पूछते भी हैं कि जब आप चेकअप करवाने जाइए तो पूछते हैं कि मतलब हलचल होती है, आपको आभास होता है कि बच्चा बिल्कुल मतलब ये खुद क्या है, खुद अंदर से फील करने वाली चीज है। और क्या है, डॉक्टर चेक भी करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है कि अप्राप्त अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं मतलब हलचल कर रहा है सब कुछ, तो क्या होती है, इसी को अप्राप्त लुप्त गर्भपात बोलते हैं। यानी इनमें क्या होता है, इसमें भ्रूण की मृत्यु होने के बाद, इसके भ्रूण के मृत्यु होने के बाद, भ्रूण के मृत्यु होने के बाद क्या होता है, बाद भी कभी कभी क्या होती है, अनेक सप्ताह या कह सकते हैं अनेक सप्ताह या महीने गर्भाशय में ही, मतलब उसी गर्भाशय में ही क्या होगा कि महीने गर्भाशय में ही क्या होता है, पड़ा रहता है। गर्भाशय का आकार स्थिर रहता है, गर्भाशय का आकार स्थिर रहता है। ग्रीवा क्या है कि कसकर बंधा रहता है, ग्रीवा कसकर बंधा रहता है। और क्या होता है, भूरे रंग का स्राव, ठीक है। तो भ्रूण की मृत्यु होने के बाद भी
कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब बच्चा जो है वो अंदर मरा हुआ पड़ा हुआ है और माँ को बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता, कोई हलचल नहीं होती है, सब कुछ पेट का आकार उसी तरीके से बना रहता है, कई सप्ताह तक पता नहीं चलता। तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि अप्राप्त या लुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्राप्त या लुप्त गर्भपात बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं प्रेरित गर्भपात। वो क्या है? प्रेरित गर्भपात की बात करेंगे तो इसे इसे किस नाम से जानते हैं? अपराधिक अपराधिक गर्भपात गर्भपात के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? प्रेरित गर्भपात को आपराधिक गर्भपात भी कहा जाता है, परंतु आजकल इस तरह का गर्भपात करवाना आपराधिक नहीं कर सकते हैं, नहीं माना जाता है। तो आजकल इस तरह का गर्भपात करवाना आपराधिक नहीं माना जाता है। तो परंतु आजकल इस तरह का गर्भपात करवाना क्या है कि आपराधिक नहीं माना जाता है। आपराधिक गर्भपात के नाम से जानते हैं किसे? तो प्रेरित गर्भपात को आजकल इस तरह का गर्भपात करवाना जो होता है वो आपराधिक नहीं माना जाता है। इसमें गर्भ को यथाशीघ्र जो है सफाई करने की कोशिश की जाती है। गर्भ को यथाशीघ्र सफाई करने की कोशिश की जाती है। चलिए बात करते हैं यहीं पर सेप्टिक गर्भपात की। तो सेप्टिक गर्भपात जो होता है ये अकस्मात हुए गर्भपात, अकस्मात हुए गर्भपात अथवा विफल प्रयास के विफल प्रयास में सेप्टिक की संभावना रहती है। हमने क्या समझा कि अकस्मात हुए कि मतलब अचानक हो ऐसी कंडीशन बन जाए, अकस्मात हुए गर्भपात अथवा विफल प्रयास में क्या है कि विफल प्रयास में सेप्टिक की संभावना रहती है। यह स्थिति अपूर्ण तथा अथवा क्या है हो सकती है कि अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात में भी आ सकती है। यह स्थिति अपूर्ण अथवा प्रेरित। अब ये अपूर्ण क्या था यहाँ पर ना? अपूर्ण था कि पूरा जो है वो बाहर नहीं आया, तो अपूर्ण था। और क्या है, हमने क्या समझा कि प्रेरित, ये प्रेरित आपराधिक गर्भपात, जिसे क्या होता है कि जानबूझ के क्या होता है कि मतलब वो गर्भपात जो होता है वो कराया जाता है, या कह सकते हैं जानबूझ के करवाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये प्रेरित हो गया। तो अकस्मात हुए गर्भपात अथवा विफल प्रयास में सेप्टिक की संभावना रहती है। इस स्थिति में अपूर्ण तथा प्रेरित किसकी? तो अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात में भी आ सकती है और इस अवस्था में ज्वर भी आता है, कंपन भी शरीर में होने लगती है, क्योंकि सब कुछ शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में योनि मार्ग से बदबूदार जो होते हैं वो स्राव होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई कि सेप्टिक गर्भपात। अब चलिए देखते हैं कि आयतन गर्भपात। आयतन गर्भपात जब एक के बाद एक गर्भपात स्वतः ही हो जाता है ना, अपने आप क्या होता है कि एक के बाद एक गर्भपात स्वतः गर्भपात स्वतः हो जाता है। ये गर्भपात क्या है? एक के बाद एक गर्भपात, जैसे गर्भ टिक रहा है उसके बाद क्या होता है कि स्वतः ही गर्भपात होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसके मुख्य कारण की बात की जाए, मुख्य कारण जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन ना की कमी और क्या होता है, गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी, गर्भाशय के मध्य पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी। ठीक है, आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीली हो जाती है, कभी कभी क्या होती है? ढीली हो जाती है, जिससे क्या होगा? जिससे भ्रूण जो है वो रुकता ही नहीं है और फिसल कर ग्रीवा तक आ जाता है, फिसल कर
ग्रीवा तक आ जाता है। प्रसव पीड़ा इसमें नहीं होती, प्रसव पीड़ा नहीं होती। हमने क्या समझा, जो आयतन गर्भपात है ये कभी कभी ऐसी कंडीशन है ना कि स्वतः ही इसमें क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, प्रसव पीड़ा इसमें नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है, या जो इसकी पकड़ होती है, आप कह सकते हैं गर्भाशय के मध्य जो पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी क्या होती है, ढीली हो जाती है, कि बच्चा जो होता है मतलब वहां पर भ्रूण का विकास हो रहा है। इसलिए देखिए सब लोग कहते हैं ना कि मतलब शुरुआती जो 3 महीने होते हैं बहुत झटके से, बहुत इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्यों? यही कि उसकी जो आंतरिक संवरणियां होती हैं उसमें मजबूत नहीं होती, उसमें उसकी पकड़ बहुत तेज नहीं होती। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम जो है काफी इस तरीके से झटके से मत उठिए, बैठिए और ज्यादा भारी सामान मत उठाइए, कि जिससे उसमें क्या है कि बहुत प्रेशर ना पड़े ना। तो यही क्या कहलाती है, यही आयतन गर्भपात कहलाती है। ठीक, इसमें गर्भ जो है वो रुकता ही नहीं है, और जिसका जो है वो ग्रीवा तक आ जाता है और प्रसव पीड़ा नहीं होती, और स्वतः ही क्या होता है कि गर्भपात हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं चिकित्सीय गर्भपात की। यदि जो है गर्भ के कारण या किसी अन्य कारण से, या किसी अन्य कारण से, कोई अन्य कारण हो कि गर्भवती की जान को खतरा हो, गर्भवती की जान को खतरा हो, ठीक है, या गर्भ में कोई दिक्कत हो, जो भ्रूण का विकास हो रहा है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है ना, डॉक्टर खुद बताते हैं कि नहीं इसको क्या है अबॉर्शन करवा दीजिए, या आपका मतलब उसको डॉक्टर खुद बोलते हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि बच्चे की मतलब ग्रोथ में दिक्कतें, बच्चे के अंदर बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं उसकी, मतलब अब ऐसे चेकअप आ गए हैं कि मतलब इस तरीके की जांच कि बच्चे जो होते हैं मतलब वो सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चिकित्सीय गर्भपात यानी गर्भवती की जान को खतरा हो, या कह सकते हैं कि यदि गर्भ के कारण या किसी अन्य कारण, या किसी अन्य कारण या किसी कह सकते हैं कि अन्य कारण से मतलब ऐसा हो, तो ये क्या है, चिकित्सीय गर्भपात करवाया जाता है। ठीक है, और ये इसलिए करवाया जाता है कि अगर ये गर्भपात जो चिकित्सीय गर्भपात करवाने से, चिकित्सीय गर्भपात करवाने से महिला का जीवन जो है वो सुरक्षित, महिला का जीवन जो है वो सुरक्षित हो, ऐसा ना हो कि गर्भ के कारण स्त्री जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मतलब विकलांग हो जाए, या बच्चा जो है किसी अंदर कोई उसको बहुत दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में जो है चिकित्सीय गर्भपात करवाने की सलाह दी जाती है। और गर्भ का जो चिकित्सीय समापन यहाँ पर बात की जाए, तो गर्भ का चिकित्सीय समापन देखेंगे तो देखिए 1971 में, और संशोधन कब हुआ, 2021 में। पहले कब आया था, 1971 में गर्भ का चिकित्सीय समापन 1971 में आया था। फिर उसमें के संशोधन हुआ और कब आया, 1921 में। कब आया, 1921 में। सॉरी, यहाँ पर क्या है, पहले जो है चिकित्सीय समापन जो है 1971 में आया, फिर कब आया, 2021 में। कब आया, 2021 में संशोधन हुआ आया। इसको हम लोग समझेंगे कि 1971 में चिकित्सीय समापन था वो क्या था, वो ये जो था ना, ये केवल विवाहित ये केवल जो है विवाहित महिलाओं के लिए था। ठीक है, और वो भी कितने, 20 वीक का लास्ट अगर जो है, अगर मतलब ये जो था चिकित्सीय समापन, ये 1971 में जो नियम थे, ठीक है, इसके कुछ नियम थे कि जो है चिकित्सीय समापन कराया जा सके, तो केवल जो है विवाहित महिला के लिए था। उसमें जो है कुंवारी लड़कियां थी उनके लिए, मतलब जो कभी कभी ऐसी बहुत सी कंडीशन आती है, आप कह सकते हैं कि अब देखिए कि जो रेप वगैरह के ये सब केस बनते हैं, तो क्या मतलब वो उनकी इच्छा से तो होता नहीं है, लेकिन कभी वो प्रेग्नेंट हो गई ना, तो अगर उस कंडीशन में उनको तुरंत, जो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि, क्योंकि वो इतने बड़े दौर से, इतने कह सकते हैं
कि इतने बुरे दौर से वो गुजरी रहती हैं कि तुरंत वो उनके अंदर सोचने समझने और सब कुछ कंडीशन जो होती है उसकी छिड़ हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, इसमें संशोधन किया गया ना, इसमें संशोधन किया गया केवल विवाहित महिलाओं के लिए। ये 1971 में था और वो भी 20 वीक, मात्र कितने 20 वीक का, अगर लास्ट ना तो 20 वीक का। और अगर बात की जाए यहीं पर कि अगर 20 वीक का लास्ट था और अगर गोपनीयता जो होती है, अगर गोपनीयता खंडित तो कितने 1000 का जो होता है 1000 का फाइन, ठीक है। और अगर इतने के अंतर्गत 20 वीक के अंतर्गत है, आप क्या है उस टाइम एबॉर्शन करवा रहे हैं तो वहां पर जो गोपनीयता रखी जाएगी और अगर उसको खंडित किया जाएगा तो 1000 का क्या है कि फाइन दिया जाएगा। और अगर क्या है कि 1000 का फाइन, एक चिकित्सकीय की राय, एक चिकित्सकीय की राय, अगर एक चिकित्सक की राय, वो भी आपको क्या है एक चिकित्सक से मतलब परामर्श ले जाकर उनसे सिग्नेचर करवा के उसके बाद क्या है आप जाके इसको करवा सकते हैं। और वो कितने के भीतर, तो 12 वीक के भीतर, ठीक है। और अगर यहीं पर बात की जाए दो चिकित्सक की राय जरूरी है, चिकित्सीय राय जरूरी है कितने के भीतर, तो 20 वीक के। हाँ, तो आप लोगों ने समझा चिकित्सीय राय जो चिकित्सकीय मतलब कह सकते हैं कि गर्भपात वो क्या है। बहुत सी ऐसी कंडीशन आती है कि जानबूझ के क्या होती है कि मतलब अब ऐसी बहुत से, अब आप देख ही रहे हैं कि समाज में इतने ज्यादा पाप बढ़ गए हैं, इतने मतलब अगर हैवानियत की भी देखी जाए तो कोई सीमा नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर क्या होती है कि आप मतलब एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए क्या है इसमें ये संशोधन किया गया था कब 2021 में। तो इसमें पहले क्या था, पहले सिर्फ केवल विवाहित, और उसमें तो लड़कियों का दोष होता नहीं है, तो ये क्या था, ये पहले केवल विवाहित महिलाओं के लिए। अगर 12 वीक के अंदर आप क्या करवाना चाह रहे हैं, गर्भपात करवाना चाह रहे हैं, तो एक चिकित्सक की राय जरूरी है। अगर आपको 20 वीक के अंदर क्या है गर्भपात करवाना है, तो ये कब की बात है, ये 1971 में था। तो कितने, तो 2 चिकित्सक की राय जरूरी है। चलिए बात करते हैं संशोधन क्या हुआ 2021 में। जब संशोधन हुआ तो यहाँ पर क्या आया कि अविवाहित भी क्या करवा सकती हैं, तो अविवाहित भी यहाँ पर एबॉर्शन करवा सकती हैं या गर्भपात जो होती है वो करवा सकती हैं। कितने, तो यहाँ पर जो है 20 वीक था, यहाँ पर 24 वीक के भीतर, ठीक है। वो भी किसके लिए, बलात्कार पीड़िता के लिए, बलात्कार पीड़िता के लिए कितने 24 वीक के क्या होती है भीतर। अगर कुछ भ्रूण में असमान है, कोई मतलब कुछ दिक्कतें हैं तो भी करवा सकती हैं। और क्या है, एक चिकित्सक की राय, एक चिकित्सकीय राय, ठीक है। एक चिकित्सक की राय 20 वीक के भीतर जरूरी है अगर बलात्कार पीड़िता है या भ्रूण में कोई दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर यहीं पर बात आती है कि सेकंड नंबर पर क्या है कि एक चिकित्सक की राय कितने के भीतर, तो यहाँ पर 20 वीक के भीतर अगर करा रही हैं तो एक चिकित्सक की राय जरूरी है, ठीक। और अगर यहाँ पर उससे ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कब तक, तो यहाँ पर 2 चिकित्सक की राय 20 से 24 वीक के जो है वीक के बाद, 20 से 24 वीक के लिए क्या है 2 चिकित्सक। और अगर क्या है 24 सप्ताह के बाद करवाती हैं, 24 सप्ताह के बाद करवाती हैं तो किसके, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल। क्लियर हुआ, ये क्या था, ये चिकित्सीय जो है कह सकते हैं गर्भपात था। चिकित्सीय गर्भपात जो है ये तो जानबूझ के करवाया जाता है। ऐसी सिचुएशन में पहले कुछ नियम अलग थे, अब उसको 2021 में क्या हुआ, संशोधन कर दिया गया। तो ये संशोधन किनके लिए किया गया, पहले क्या था, सिर्फ केवल विवाहित महिलाएं ही गर्भपात करवा सकती थी, और क्या है जो मतलब अनमैरिड थी यानी अविवाहित गर्भपात नहीं करवा सकती थी। और ये क्या, केवल विवाहित जो है 20 वीक का जो है वो लास्ट ना, 20 वीक का लास्ट उसी के भीतर वो करवा सकती हैं। और अगर इसकी गोपनीयता खंडित हुई तो 1000 का फाइन था पहले, ठीक। कब, 1971 में। एक चिकित्सक की राय जरूरी थी। अगर आप क्या है 12 वीक के यानी 12 वीक के अंदर आप गर्भपात करवाना चाहती हैं तो एक क्या है, एक चिकित्सक की राय जरूरी थी। और आप 20 वीक आपको चाहिए
तो उसके लिए 2 चिकित्सक की राय जो है वो जरूरी थी। 2021 में इसमें संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ कि ये बलात्कार पीड़िता जो थी, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, वो अपनी मानसिक रूप से हर चीज से, वो सामाजिक रूप तौर पे अपने शरीर से सब कुछ जूझती रहती है कि उसमें अपने आप जो है 1-2 महीने 3 महीने का समय निकल जाता है, उनके सोचने समझने हर चीज की क्षमता जो होती है वो बिल्कुल छिड़ हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, इसकी जो सब कुछ हर चीजें बढ़ा दी गई। और कब, तो इसमें क्या हुआ कि अविवाहित भी इसमें मतलब जोड़ दिया गया कि अविवाहित भी वो क्या करवा सकती हैं, गर्भपात करवा सकती हैं। कब, 20 वीक के भीतर, ठीक है, 20 वीक, और वो भी कब, तो बलात्कार के लिए था, ठीक है, बलात्कार पीड़िता के लिए था। और एक चिकित्सक की राय, अगर 20 वीक के हैं तो एक चिकित्सक की राय जरूरी है। 20 से 24 वीक की बात आ रही है तो 2 चिकित्सक की राय। अगर 24 सप्ताह के बाद की बात हो तो क्या है, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए। ये तो चिकित्सक की किसी गर्भपात की बात हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने गर्भपात में देखा संभाव्य, अनिवार्य, पूर्ण, अपूर्ण, अप्राप्त, यानी इसको लुप्त बोलते हैं, प्रेरित, सेप्टिक, आयतन गर्भपात, चिकित्सीय गर्भपात, ठीक है। तो आज की क्लास जो है ये गर्भपात की थी। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रसव की अवस्थाएं। ये प्रसव की अवस्थाएं, और प्रसव की अवस्थाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसव की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक विस्फारण होता है, तीसरा निष्कासन होता है, चौथा क्या होता है कि पूर्ण निष्कासन होता है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाओं हम लोगों को पढ़ना है, और जो कि क्लास जो है इसकी कल चलेगी। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप भी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।